नमस्कार, कैसे हो? तो आज हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के अदर एस्पेक्ट्स को। ठीक है, बहुत सारे और पहलू हैं इकोसिस्टम के, उन सबको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक, जिसमें हम लोग देखेंगे, देखिए फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, 10% रूल क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर वाला रूल क्या होता है, इन सबको आज कवर करेंगे। ठीक है, छोटा लेक्चर रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन के रूप में शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती का 16 मार्च मतलब कल से, है ना, मतलब कल ये वीडियो कल डलेगा तो मतलब आज से हो जाएगा। ठीक, तो याद रख लेना 16 मार्च 2026 सहायक शिक्षक शुरू हो रहा है। ठीक, और शिक्षक भी शुरू हो रहे हैं। इसके साथ नंबर दिया गया है, नंबर पर कॉल कर लेना। ये हमारा एड्रेस है, एड्रेस पर भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण की ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग हेडिंग के रूप में, देख लीजिए भाई। अदर फंक्शनल एस्पेक्ट्स इसके अंतर्गत हम लोग, ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे एक बार चर्चा कर लेते हैं। ओके, देखिए इसके अंतर्गत हम लोग को देखना है ऊर्जा ट्रांसफर। ठीक, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, साथ ही साथ इसी के अंतर्गत हम लोग 10% रूल देखेंगे। 10%, 10% का नियम बोलते हैं इसको। इसके बाद हम लोग खाद्य श्रृंखला देखेंगे, फूड चेन बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला, है ना, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स, पूरा कंप्लीट करेंगे फूड चेन को। इसके अलावा हम लोग को देखना है खाद्य जाल। ओके, खाद्य जाल, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फूड वेब। ठीक, और एक समस्थैतिकता, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, समस्थैतिकता। ओके, ये आपको जानना है। तो इतने ये अदर पहलू हैं किसके, इकोसिस्टम के, तो इन सब को यहाँ पर हम लोग को कवर करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। ठीक, ऊर्जा प्रवाह, सबसे पहले क्या देखेंगे, ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह, बात समझ आ रही है। एनर्जी फ्लो, अब एनर्जी फ्लो को हम लोग ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के जो नियम पढ़ते हो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम है, ऊष्मागतिकी के जो नियम, ठीक, ऊष्मागतिकी इसी नियम के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। अब ये ऊष्मागतिकी के नियम को हम लोग दो पार्ट में देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम, थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या बोलता है भाई, कि कोई भी ऊर्जा है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उसको समाप्त किया जा सकता है। बात समझ आ रही है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर या रूपांतरित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ देख रहे हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। ओके, इस नियम के अकॉर्डिंग देखें
तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना। ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ओके, तो किया क्या जा सकता है भाई? क्या किया जा सकता है? बल्कि इसको एक रूप से, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? ओके, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। बात समझ आ रही ना? यही आपको समझना है। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, ये हो गया। सेकेंड नियम क्या बोलता है भाई? इसका सेकेंड नियम ये तो जानना पड़ेगा ना। सेकेंड नियम भी तो जानना पड़ेगा। ठीक, तो सेकेंड नियम को हम लोग को समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, तो कोई भी ऊर्जा है ना, तो उसको एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर किया जाता है ना। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के वजह से कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो एक ऊर्जा का, ऐसा लिखता हूं, ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण होता है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपापचयी, है ना। उपापचयी क्रिया द्वारा, है ना, गतिविधि या क्रिया, उपापचयी क्रिया द्वारा कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, क्षय हो जाता है। मतलब यहां पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है वो अपने में ले लेते हैं। ठीक है, तो उपापचयी क्रिया द्वारा कुछ ऊर्जा का क्षय होता है या नष्ट होता है। ठीक है, क्षय हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक जीव से दूसरे जीव में पूरी तरीके से ऊर्जा ट्रांसफर ना होकर के कुछ ऊर्जा अपने में समाहित हो जा रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत। और इसी आधार पर जो हमारी पारिस्थितिकी है, और पारिस्थितिकी के अंतर्गत आने वाले इकोसिस्टम में जितने भी जीव जंतु हैं, वो जब ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं तो इसी तरीके से कुछ ऊर्जा का उसमें ह्रास हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी प्रवाह, मतलब देखोगे ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो किस नियम के अंतर्गत होता है, तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंतर्गत हमारे जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है ये होता है। बात समझ आ रही है? इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह, तो कौन से नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड नियम को।
थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड नियम को। और इसी आधार पर देखा जाए, इसी आधार पर हमारे एक वैज्ञानिक हैं, कौन जी, याद रख लेना, कौन वैज्ञानिक, लिंडेमान। लिंडेमान साहब ने 10% का रूल दिया। क्या दिया? 10% का रूल, ठीक है, 10% का नियम बोलते हैं इसको। किसने दिया भाई? तो किसने दिया? लिंडेमान। अकॉर्डिंग टू लिंडेमान। बात समझ आई? ये आपको जानना है। 10% का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये आपको जानना है। ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। 10% का रूल किसने दिया? लिंडेमान साहब ने। 10% का नियम बोलते हैं इसे, है ना, ये आपको जानना है। अब देखिए, ठीक है, तो आप लोग क्या समझे कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसमें ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसके एक रूप से दूसरे रूप में उसको चेंज किया जा सकता है। ये पहला नियम था थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में जब स्थानांतरण होता है तो एक पोषण स्तर बोल सकते हो उसको, ठीक है, उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। मतलब जब एक ट्रॉफिक ऑफ लेवल से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब एनर्जी ट्रांसफर करता है तो 100% एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, उसमें कुछ एनर्जी वहीं पर खत्म हो जाता है। इसी को सेकेंड रूल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उष्मागतिकी में। तो इकोसिस्टम में भी जो हमारा ऊर्जा का प्रवाह है ये दूसरे नियम पर आधारित है, और इसी नियम पर आधारित हो करके लिंडेमान साहब ने 10% का रूल दिया। और इन्होंने कहा कि, याद रख लीजिएगा, इन्होंने क्या कहा भाई, जब ठीक है, जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से, एक ट्रॉफिक लेवल से, ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाता है, दूसरे पोषण स्तर पर, ठीक है, सेकेंड ट्रॉफिक ऑफ लेवल पर ये ट्रांसफर होता है, दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होता है। तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाता है, 90% खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होता है, ठीक है, 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाता है। बात समझ आ रही है? बाकी 90% वही उपापचयी क्रिया में नष्ट हो जाता है। बाकी 90% का ह्रास हो जाता है। ह्रास मतलब खत्म, ह्रास हो जाता है। बात समझ आई? ये आपको लिखना है, नोट्स बनाना है इस तरीके से। 10% का रूल किसने दिया भाई? तो लिंडेमान साहब ने दिया
याद रख लेना, जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होता है तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाता है, बाकी 90% का ह्रास हो जाता है। इसी को किसने बताया था? तो याद रख लेना, लिंडेमैन साहब ने। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग। बात समझिएगा, इसको मैं और छोटा करता हूं ताकि आप लोग को ये थोड़ा सा एकदम छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसको ले आते हैं यहाँ पर, देखिए बात समझना है। एक ट्रॉफिक लेवल हम लोग बनाएं तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, देखिए ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल हम लोग ये पिरामिड बना रहे हैं। इस पिरामिड में देखें हम लोग तो याद रख लेना, ठीक, ये आप समझिएगा इसको, ओके। देखिए ठीक है, ये दिख रहा है, ओके दिख रहा है। चलिए इसको समझते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया ट्रॉफिक लेवल 1, इसको बोल दिया ट्रॉफिक लेवल 2, इसको बोल दिया ट्रॉफिक लेवल 3, इसको बोल दिया ट्रॉफिक लेवल 4। याद रख लेना, यहाँ है सब पेड़ पौधे, मतलब हरे पौधे। बात समझ आ रही है? हरे पौधे यहाँ पर रख दिए, ठीक। हरे पौधे को कौन खाते हैं? तो याद रख लेना, खरगोश, चूहा, ये सब। तो खरगोश को कौन खा रहा है भाई? तो खरगोश को लोमड़ी खा रहा है, फॉक्स, ठीक। और लोमड़ी को कौन खा रहा है? शेर। याद रख लेना, ठीक है। इस तरीके से ये आपको जानना है। तो हरे पेड़ पौधे को खा रहा है खरगोश। तो यहां पर मान लीजिए कितने हैं, याद रख लीजिएगा, इसको मैं दे देता हूं यहां पर 1000, ठीक है, 1000 है, ओके, 1000 है। इसका एनर्जी ऊर्जा यहां पर 1000 है। 1000 का 10% कितना होगा भाई? 100। याद रख लेना, 1000 का 10% कितना होगा? 10% ऐसा निकाल लो, ये कट गया, ये कट गया, 10 धाम 100, तो 100। केवल 10% खरगोश में जाएगा। और खरगोश को खाएंगे लोमड़ी, तो लोमड़ी में कितना एनर्जी जाएगा? इसका 10% मतलब 10। और लोमड़ी को शेर खाएगा तो इसका 10% 1। याद रख लेना, इस तरीके से ये एनर्जी का लेवल है। तो एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रहा है? हरे पेड़ पौधे में 1000 हरे पेड़ पौधे को खाएगा तो याद रख लेना, खरगोश में जाएगा 10% मतलब 100 कैलोरी में ले लेते हैं। और 100 कैलोरी इसको पूरा खाएगा तो लोमड़ी में जाएगा 10 कैलोरी। 10 कैलोरी लोमड़ी को खाएगा तो शेर में जाएगा 1 कैलोरी। इस तरीके से आप एनर्जी का ट्रांसफर को देख सकते हैं। इसी को बताया किसने? 10% के रूल में लिंडेमैन साहब ने। बात समझ आ रही है? ये होता है ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल कहने का मतलब है पोषण स्तर ना। याद रख लेना, ट्रॉफिक लेवल किसको बोल रहा हूं मैं? पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4। इस तरीके से ये पोषण स्तर को दिखा रहा है। तो ये आप क्या समझ गए कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर, मतलब ये ट्रॉफिक लेवल 1 से ट्रॉफिक लेवल 2 में जा रहा है, एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जा रहा है, तो ऊर्जा कितना ट्रांसफर हो रहा है? केवल और केवल 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। फिर 2 से 3 में जा रहा है तो 10% ही हो रहा है। ये आपको जानना है। 3 से 4 में जा रहा है तो 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। 90% कहां नष्ट हो जा रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत, उपापचयी क्रियाविधि के अंतर्गत, गतिविधि के अंतर्गत। बात समझ आ रही है? इसी को बताया। तो इसमें आप समझ क्या पा रहे हो? देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझना पड़ेगा हम लोग को। इसमें आप समझिए, देखिए जब ये जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल रहेगा, बात समझ आ रही है? ट्रॉफिक लेवल पोषण स्तर अधिक होने पर, पोषण स्तर ज्यादा है, पोषण स्तर अधिक, तो एनर्जी ऊर्जा उतनी ही कम होगी। पोषण स्तर थोड़ा कम होगा, जितना कम होगा पोषण स्तर, जितना कम होगा
ठीक है, जितना कम होगा उतना ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। बात समझ आ रही है? ये दो ही पोषण स्तर है तो इसमें 100 कैलोरी ऊर्जा मिल गया, लेकिन ये 4 पोषण स्तर है तो इसमें केवल कितना जा रहा है, 1 कैलोरी जा रहा है। मतलब पोषण स्तर अधिक होने पर ऊर्जा उतनी ही कम होगी, पोषण स्तर जितनी छोटी होगी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। क्वेश्चन में ये आने वाला है IMP, ठीक, ये आपको जानना है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? याद रख लेना एक पॉइंट और कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा इसी तरीके से सीधा होगा। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, याद रख लेना है, हमेशा सीधा होता है। बात समझ आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है तो इसको भी जानना है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये दोनों पॉइंट और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसमें। तो ये हो गया 10% रूल ऑफ क्या जी, एनर्जी फ्लो। ठीक है, कंप्लीट, याद रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला देखते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? फूड चैन। ओके, खाद्य श्रृंखला, फूड चैन। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं? एकदम समझते चलिएगा। तो देखिए, जितने भी जीव होते हैं, प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर या दूसरे अपने एनर्जी के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। बात समझिएगा, याद रखना। तो प्रत्येक जीव दूसरे पर निर्भर है ना? प्रत्येक जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं। आप लोग को ये जानना है, लिख ही देता हूं ताकि आपका नोट्स बने। प्रत्येक जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। ओके, ठीक है। तो जब दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसी के थ्रू ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, मान लीजिए खरगोश किसको लोमड़ी खरगोश को खा रहा है। ये लोमड़ी हो गया, ये खरगोश हो गया। तो खरगोश को कौन खा रहा है? लोमड़ी। तो लोमड़ी डिपेंड है खरगोश पर, अपने एनर्जी बनाए रखने के लिए, अपने भोजन के लिए खरगोश पर डिपेंड है। तो याद रख लेना, ये लोमड़ी खरगोश को खाएगा। तो खरगोश में जो एनर्जी है वो इसी के थ्रू मिलना है। तो याद रख लेना, जब एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं, उसी के थ्रू तो क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। पहला आप ये समझ पाए, है ना, जिसको हम लोग कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 10%, केवल 10%। मान लीजिए 100 कैलोरी का है क्या खरगोश, तो लोमड़ी को कितना मिलेगा? केवल 10%, मतलब उसका 10 कैलोरी ही मिलेगा। याद रख लेना। तो इसी आधार पर, है ना, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक। और जितने भी इस खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव हैं, वही उसके क्या कहलाते हैं? पोषण स्तर कहलाते हैं। तो याद रख लेना, जितने भी खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव हैं वो क्या कहलाएंगे? पोषण स्तर। पोषण स्तर याद रख लेना। पोषण स्तर मतलब
ट्रॉफिक लेवल अभी बताया। अब ये पोषण स्तर मुख्यतः देखोगे तो 3 होते हैं, 3 स्तर में, ठीक है, याद रख लेना। 3 से 4 लिख सकते हो, 4 स्तर लिखो, है ना, 4 स्तर ज्यादा सटीक होगा। 4 स्तर, कभी कभी ये देखोगे तो ये जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ये 5 भी हो जाते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पर ये 5 स्तर भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना है, 5 स्तर भी प्रदर्शित करते हैं। तो पोषण स्तर जो ट्रॉफिक लेवल है वो मुख्यतः 4, याद रख लेना, मुख्यतः, है ना, मुख्य रूप से देखा जाए तो 4, और कभी कभी ये 5 स्तर भी शो करते हैं। ये जैसे कि देखा जाए तो याद रख लेना भैया, कौन कौन सा, तो ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 और ट्रॉफिक लेवल 4, इस प्रकार से ये होते हैं। बात समझ आ रही है? इसी को पोषण स्तर बोल। अब ट्रॉफिक लेवल 1 में देखा जाए तो जनरली जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये सब आते हैं, उसके बाद उस पर डिपेंडेंट जीव होते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिपेंडेंट जीव होते हैं। तो इसको हम लोग मुख्यतः इस तरीके से भी देखते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर है ना, ये देखिए, मान लीजिए, ठीक, तो इसमें देखिए ये प्रोड्यूसर हो गए, उत्पादक, इसके बाद इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरीके से ये ट्रॉफिक लेवल 1 होगा, ये ट्रॉफिक लेवल 2 होगा, ये ट्रॉफिक लेवल 3 होगा और ये ट्रॉफिक लेवल 4 होगा। इस तरीके से आप देखते हो, ठीक, ये आपको जानना था, ठीक, याद रख लीजिएगा। अब जो खाद्य श्रृंखला कहने का मतलब है कि ये खाद्य श्रृंखला मुख्यतः अलग अलग कई टाइप में होते हैं, ठीक है, याद रख लेना, ठीक। और जो खाद्य श्रृंखला होते हैं उसमें ये जो खाद्य श्रृंखला है वो केवल और केवल एक दिशीय होगा, ठीक है, ये आपको जानना है। और साथ ही साथ इसमें जो डिकम्पोजर आते हैं, डिकम्पोजर, उपघटक, ठीक, डिकम्पोजर, ठीक है, उपघटक नहीं, अपघटक, ये डिकम्पोजर इसमें शामिल नहीं होते, इसमें शामिल नहीं होते, ये आपको जानना है। तो इतना हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके टाइप्स को, टाइप्स ऑफ फूड चेन। ओके, अब इसको हम लोग मुख्यतः 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप में। एक होता है चारण, है ना, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। एक होता है पैरासाइटिक फूड चेन, जिसको परजीवी खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्या जी? परजीवी खाद्य श्रृंखला, याद रख लेना, ठीक, पैरासाइटिक फूड चेन। एक होता है डेट्रिटस फूड चेन, ठीक, याद रख लेना, ठीक। ये क्या होता है? अपरदी, या इसको हम लोग अपघटकीय बोलते हैं, अपरदी, ओके, याद रख लेना। तो ये हो गया ग्रेजिंग, चारण, और इसको हम लोग अपरदी बोल देते हैं, ठीक। तो दोनों आप लोग याद रख लेना, चारण, परजीवी और अपरदी, ठीक। जो चारण होगा, चरेगा कहां पर? चरना मतलब अपना आहार लेना, ठीक। तो जीव जानते हैं वो चरते कहां है? चारण। तो ये 2 प्रकार से इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग 2 जगह देखेंगे, 2 प्रकार से देखेंगे। बात समझ आ रही है? 2 जगह, एक तो एक्वेटिक में, जलीय को बोला जाता है एक्वेटिक, और दूसरा हम लोग ग्रासलैंड में देखेंगे, है ना, ग्रासलैंड में, मतलब कहां पर? मैदान में, याद रख लेना, ठीक।
ओके, घास के मैदान में, ये आपको जानना है। अब इसमें देखिए एक्वेटिक और ग्रासलैंड में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए है ना। तो एक्वेटिक में इसका खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगा और ग्रासलैंड में इसका खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगा, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा भैया। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन को। एक्वेटिक में देखिए आप लोग को एक्वेटिक का समझना है, ओके। एक्वेटिक में सबसे नीचे जल में उत्पादक कौन होता है? कल मैंने बताया था, इकोसिस्टम जब पढ़ रहे थे तो हमने कल उत्पादक बताया था, ठीक है। तो जल में उत्पादक कौन होते हैं भाई? फाइटोप्लैंक्टन। कौन? फाइटोप्लैंक्टन। बात समझ आ रही है? इसी को क्या बोलते हैं? पादप प्लवक। पादप प्लवक, ओके, पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन। याद रख लेना, कौन? जूप्लैंक्टन, ठीक है। जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा भाई? स्मॉल फिश, छोटी मछलियां। और छोटी मछलियों को कौन खाएगा भाई? तो याद रख लेना, बड़ी मछलियां, मतलब लार्ज फिश, ओके, जिसमें वेल ये सब आ जाएंगे। तो लार्ज फिश ये हो गया। ये एक्वेटिक में बनता है, एक्वेटिक का है। बात समझ आ रही है? ये क्या है? एक्वेटिक का खाद्य श्रृंखला बन रहा है। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, छोटे छोटे जो जल में जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको खाएंगे जूप्लैंक्टन, ठीक, जूप्लैंक्टन। और जूप्लैंक्टन को कौन खाएंगे? छोटी छोटी मछलियां। और छोटी छोटी मछलियों को बड़ी बड़ी मछलियां खाती हैं। इस प्रकार से ये जो जलीय, जैसे कि समुद्र, सागर, नदी, ये सब में यहाँ पर खाद्य श्रृंखला फूड चेन इस प्रकार से बनता है। याद रख लेना, इस प्रकार से फूड चेन बनेगा, ठीक। तो इसमें ट्रॉफिक लेवल के आधार पर इसको डिवाइड करें तो ट्रॉफिक 1 बन जाएगा, ट्रॉफिक 2 बन जाएगा, ट्रॉफिक 3 बन जाएगा, ट्रॉफिक 4 बन जाएगा। इसी को हम लोग और नाम दें तो इसको हम लोग उत्पादक बोलेंगे, उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर। इसको बोलेंगे आपका प्राइमरी कंज्यूमर, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको बोलेंगे टर्सरी कंज्यूमर। बात समझ आ रही है? तो ये सब को आप लोग को जानना है, ओके, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद ग्रासलैंड में देखें, ग्रासलैंड में, ठीक, ग्रासलैंड में, तो ग्रासलैंड में आप नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर, तो उत्पादक होंगे। उत्पादक कौन होंगे भाई? उत्पादक कौन होंगे? हरे पौधे, हरे पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हरे पौधों को कौन खाएंगे? तो याद रख लेना, खरगोश, खरगोश खाएगा, शाकाहारी जंतु। और शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु, तो खरगोश को लोमड़ी खा दिया, लोमड़ी खा दिया। और लोमड़ी को कौन खाएंगे भाई? तो शेर खाएंगे, शेर। ये आप लोग को जानना है। तो ये ग्रासलैंड का क्या हो गया? खाद्य श्रृंखला बन गया, खाद्य श्रृंखला। तो देखिए एक दिशा में जा रहा है। और ये हरे पौधे क्या कहलाएंगे? उत्पादक, खरगोश प्राइमरी कंज्यूमर, उपभोक्ता, और ये द्वितीयक उपभोक्ता, और शेर आपका तृतीयक उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर, उच्च उपभोक्ता के रूप में जाना जाएगा। इसी को हम लोग और क्या नाम से जानेंगे? तो इसी को ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4 बोलेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? समझिएगा, ये आपको जानना है, खाद्य श्रृंखला को समझना है। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है। इसके अंतर्गत, पैरासिटिक फूड चेन के अंतर्गत देखोगे तो हम लोग मुख्यतः ट्री के फूड चेन को देखते हैं। ट्री का फूड चेन, वृक्ष का। बात समझ आ रही है? इसमें देखिए एक ट्रेंड समझ आ रहा होगा। इस ट्रेंड में, इसमें छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? बड़े की ओर, क्लियर है?
छोटे से बड़े की ओर, इसका ट्रेंड ये दिख रहा है, छोटे से बड़े की ओर। इसमें बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। बड़े से छोटे कौन कैसे हो जाएगा? तो देखिए इसमें सबसे नीचे आएगा वृक्ष, वृक्ष बड़ा होता है, वृक्ष से छोटा होगा पक्षी, वृक्ष पर पक्षी बैठते हैं, वृक्ष को उसके पेड़ पौधे पत्ते फल फ्रूट्स उन सब को खाते हैं पक्षी लोग, और पक्षी लोग को और पेड़ पौधे के जो पत्ते वत्ते हैं जो गिर जाते हैं उनको खाते हैं परजीवी लोग, ठीक है, बैक्टीरिया परजीवी ये सब, अमरबेल कुछ कुछ परजीवी पैरासाइटिक ये सब। तो देखिए इसकी संख्या यहाँ पर कम होगी, ये कहलाएंगे ट्रॉपिक 1, ट्रॉपिक 1 नीचे से ही ऊपर जाता है, ये कहलाएंगे ट्रॉपिक 2 और ये कहलाएंगे ट्रॉपिक 3, ट्रॉपिक 3 ये आपको जानना है। पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3। तो इसमें बड़े से छोटे, इससे भी और छोटे। तो इसमें कैसे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है देखिए, परजीवी वाले में क्या पता चल रहा है, इसमें बड़े से छोटे की ओर। क्या जी? तो बड़े से छोटे की ओर। क्लियर है? बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, वृक्ष पक्षी परजीवी, इस तरीके से इसमें ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है ना, ये आपको जानना है। ठीक, अब अपरदी को जानना है। अपरदी इसमें क्या देखेंगे? तो अपरदी देखोगे, अब घटक को याद कर लेना, अब घटक को, ठीक, अब घटक वहीं से शुरू होता है, तो डेट्रिटस मतलब अपर्दन, ठीक, ये आपको जानना है। अब ये जो अपरदी है ये दो अलग अलग क्षेत्रों में देखने मिलता है, ठीक है। एक तो मृतोपजीवी जीव के लिए, मृतोपजीवी जीव को के लिए खाद्य श्रृंखला, ठीक है, और एक मैंग्रोव क्षेत्र के लिए, मैंग्रोव क्षेत्र के लिए। अलग अलग क्षेत्रों में ये अपरदी कैसे काम करेंगे? मृतोपजीवी कहने का मतलब है जो मृत जीव जंतु हो उसको खाएंगे। अब घटक लोग दो पोषण स्तर में ये खत्म हो जाता है, ठीक है, याद रख लेना। तो मृत जीव जंतु, क्लियर है, इनको खाएंगे कौन? अब घटक। अब घटक में कवक बैक्टीरिया ये सब हो सकता है। तो इसमें केवल ट्रॉपिक 1 और ट्रॉपिक 2 दो ही ट्रॉपिक बनता है, पोषण स्तर दो ही बनता है। मतलब यहां पर आप देखोगे तो जो ऊर्जा है वो ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है? ऊर्जा ज्यादा होगी। अब मैंग्रोव क्षेत्र देखिए, मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा? सुंदरवन ले लो, है ना, आप देखते हो वेस्ट ऑफ बंगाल को समझिए। तो वहां पर कैसा होगा भाई? वहां पर कैसा होगा इसको समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। मैंग्रोव क्षेत्र में, मैंग्रोव क्षेत्र में जो मृत जीव जंतु हैं उसको खाएंगे वहां के केकड़े कीड़े मकोड़े, केकड़े कीड़े मकोड़े मोलास्क लोग उसको खाएंगे, ठीक है, उसको खाएंगे। छोटे छोटे मछली वछली ये सब, है ना, एफिड मोलास्क जो होता है वो केकड़े होते हैं, उनको छोटी मछलियां, और छोटी मछलियां केकड़े ये सब को खाते हैं वहां शेर। क्योंकि वहां पर आप देखते हो मैंग्रोव क्षेत्र में तो शेर के लिए जो भोजन होना चाहिए वो उसकी कमी है, उसकी अनुपलब्धता के कारण शेर अपना भोजन के रूप में छोटी मछली केकड़े मोलास्क इन सब को भी खाते हैं। तो याद रख लेना, यहीं पर सबसे बड़ा पोषण स्तर देखने मिलता है, याद रख लेना है, ठीक है। पोषण स्तर यहाँ पर पांच स्तर में चला जाता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग मृत जीव जंतु, मृत जीव जंतु, ठीक, इनको खाएंगे। एफिड मोलास्क, एफिड मोलास्क केकड़े, केकड़े, और इसको खाएंगे छोटी मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, शेर, इस तरीके से ये आपको जानना था, ठीक। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। इसको ऐसा भी कर सकते हो, अगर बड़ी मछली या छोटी मछली को एक साथ भी लिखोगे तो पर भी चल जाएगा। इसको थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूं ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसको मछली कर लो और मछली के बाद शेर कर लो, लेकिन यहाँ सर्वाधिक पोषण स्तर बनता है बोल रहा हूं मैं, तो जगह भी तो चाहिए। देखिए इसको ऐसा कर सकते हो, ये केकड़े हो गए और ये लोग खाते हैं कवक जीवाणु, ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अब घटक यहां पर आ जाएंगे। और यहां पर कर लो आप मृत पेड़ पौधे जीव जंतु। इस तरीके से बना सकते हो। तो इसमें कितने हो जाएंगे भाई? ट्रॉपिक 1, ट्रॉपिक 2, ट्रॉपिक 3, ट्रॉपिक 4, ट्रॉपिक 5, याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे लंबी या सर्वाधिक पोषण स्तर देखने मिलता है, और इसी कारण यहाँ पर जो पोषण स्तर ज़्यादा होने के कारण एनर्जी कम हो जाती है, याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा फूड चेन। फूड चेन आप देख रहे हो एक दिशा में बढ़ रहा है, एक दिशा में जा रहा है, तो इसमें एनर्जी ऊर्जा एक दिशीय होगा, साथ यूनिट डायरेक्शनल, ठीक है। साथ ही साथ जो फूड चेन है, फूड चेन भी क्या होगा? यूनि डायरेक्शनल होगा, एक दिशीय होगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत क्या बताइए? क्लियर है? ये भी एक दिशीय होगा फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, और ऊर्जा भी एक दिशीय होगा। बात समझ आ रही है यहां पर? और जब बहुत सारे फूड चेन एक जगह में उपस्थित हो जाए तब बनता है फूड वेब। बात समझ आ रही है? तो अगला हम लोग देखेंगे फूड वेब। बात समझ आ रही है? फूड वेब, खाद्य जाल। क्लियर है? किसी को दिक्कत? फूड वेब, इसको मैं यहां पर आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। फूड वेब क्या होता है समझिए। देखिए फूड वेब, समझिए इसको। ये है फूड वेब, आप लोग को समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोग एक दिशा में देख रहे थे, एक दिशा में, खाद्य श्रृंखला को एक दिशा में, तो वो क्या कहलाता था? फूड चेन। लेकिन बहुत सारे फूड चेन के इन्वायरमेंट एक जगह देखने मिलता है, उसी को कहा जाता है फूड वेब। तो देखिए ग्रास, ये ग्रास क्या हो गया भाई? तो ग्रास हो गया अपना क्या? हमारा प्रोड्यूसर। ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, ठीक है। ये हो गया ट्रॉपिक 1, प्रोड्यूसर है, यही प्रोड्यूसर कहलाएगा। उत्पादक, ठीक है। घास को खाते हैं चूहे। देखिए इसको कौन कौन खा रहे हैं? चूहे खा रहे हैं, खरगोश खा रहे हैं, है ना। ग्रास हॉपर, टिड्डा उड्डा बोलते हैं, ये सब खा रहे हैं। ये हो गए, ये देखिए इसको यहां पर ऐसा कर रहा हूं, ये सब हो गए ट्रॉपिक स्तर 2, ट्रॉपिक लेवल 2। अब देखिए चूहे को कौन खा रहा है भाई? खरगोश को लोमड़ी, चूहे को लोमड़ी, इसी चूहे को उल्लू, यहां पर मेंढक है, मेंढक, स्नेक, ये टिड्डे इनको खा रहे हैं, ये पक्षी बर्ड।
तो ये बर्ड, फ्रॉग, ये सब, फॉक्स, इसको गोला में कर रहा हूं, ये जो गोला में है वो कहलाएंगे ट्रॉपिक लेवल थर्ड। बात समझ आई? अब देखिए इसको, ये चूहा को कौन खा रहा है भाई? हॉक, ठीक है, ये स्नेक, तो स्नेक हो गया ट्रॉपिक लेवल 4, है ना। अब इसको खा रहे हैं हॉक, तो ये हो गया ट्रॉपिक आपका 5। इस तरीके से ये बनता है। लेकिन अब यहां पर देखिए, ये देखिए इसको, ये लोमड़ी के पास एक ही चीज खाने का नहीं है, ये चूहा भी खा सकता है, ये एक ही जगह में मुसवा, मुसवा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना, ये माउस को मुसवा बोलते हैं, और खरगोश और मुसवा, चूहा, चूहा को ही बोलते हैं, चूहा भी खा सकता है, खरगोश भी खा सकता है। बात समझ आ रही ना? ये देखिए यहां पर जो फ्रॉग है ये टिड्डा भी खा सकता है। बात समझ आ रही है? याद रख लेना। इसी तरीके ये सांप है, ये टिड्डे को भी खाते हैं, ये फ्रॉग को भी खाते हैं, ये उल्लू है। इस तरीके से एक लोग को कई ठो भोजन स्तर मिल रहा है, ठीक है, एक ही भोजन स्तर में कई चीज वो खा सकते हैं। मतलब वो अपना खाद्य श्रृंखला एक ही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की ओर, लेकिन उनके पास मार्ग अलग अलग हो जा रहे हैं, कई चीजों की अवेलेबिलिटी हो जा रही है। और जब कई चीजों की अवेलेबिलिटी एक जगह हो जाए तो उन सब को मिला करके, इन सब को मिला करके क्या बोलेंगे? फूड वेब, मतलब खाद्य जाल, खाने का जाल बन गया, एक जाल बन गया, जाल टाइप बन गया। अब देखिए ये लोमड़ी है, ये खरगोश भी खा रहा है, ये चूहा भी खा रहा है, मतलब एक जन के पास कई ठो ऑप्शन मिल गए, कई ठो ऑप्शन मिल गए। बात समझ आ रही? तो जब कई ऑप्शन मिल गए उसी को कहा जाता है फूड वेब। याद रख लेना, अ फूड वेब शोज हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड बाय what they eat in an ecosystem। याद रख लेना, तो इसी को कहा जाता है क्या? फूड वेब। बात समझ आ रही? इतना देर तक हम लोग क्या देख रहे थे? खाद्य श्रृंखला देख रहे थे, और खाद्य श्रृंखला में हम लोग क्या देख रहे थे? फूड चेन में क्या देख रहे थे? तो देखिए यहां पर आ गया भाई पौधे, पौधे को कौन खा रहे हैं? पौधे को खा रहे हैं खरगोश, और खरगोश को कौन खा रहे हैं? खरगोश को खा रहे हैं लोमड़ी, और लोमड़ी को कौन खा रहे हैं? लोमड़ी को खा रहे हैं शेर, है ना। इस तरह, मतलब देखिए खरगोश के खाने के लिए एक ही चीज है पौधे, लोमड़ी के खाने के लिए खरगोश, शेर के खाने के लिए लोमड़ी, तो ये एक ही है ना, एक ही है। तो ये यूनिट डायरेक्शनल में तो जा रहा है, यूनिट डायरेक्शनल में एक दिशा में। लेकिन अब जब इसी ये फूड चेन हो गया, फूड चेन नंबर 1, है ना, फूड चेन नंबर 1, इसी तरीके से फूड चेन नंबर 2 हो जाएगा, फूड चेन नंबर 3 हो जाएगा। तो जब एक साथ सब मिलेंगे तो लोमड़ी के पास चूहा भी हो जाएगा, लोमड़ी के पास खरगोश की भी हो जाएगा। इस तरीके से एक एक के पास कई अवेलेबिलिटी, उपलब्धता हो जाएंगे खाने के लिए, जो उसके एनर्जी फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कारण इसको कहा जाता है फूड वेब। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब आप लोग को लिखना है इसी को, ठीक है, लिखना है, इसी को लिखना है बस। ठीक है, और एक चीज याद कर लो, यहां पर जो खाद्य जाल है, फूड वेब है, ये जितना ज्यादा जटिल होगा उतनी ज्यादा वहां की इकोसिस्टम स्थायित्व बनता है, उसकी इकोसिस्टम की लाइफ जो है वो उतनी बढ़ जाती है। जितना ज्यादा ये फूड जाल कम होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्वता कम हो जाती है। याद रख लेना, तो जितनी ज्यादा जटिल खाद्य जाल होगा उतनी ज्यादा इकोसिस्टम या जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र है वो उतना ज्यादा बेहतर कहलाता है। याद रख लेना। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है स्टेटमेंट में, अगर किसी खाद्य जाल की मतलब जटिलता अधिक है तो वहां पर उसका एक और स्टेटमेंट दे देगा, या उसका वो दे देगा उसके मीनिंग के रूप में। इसका मतलब है कि वो उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, उसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। इस तरीके से ऑप्शन में रहेगा, तो आपको समझना है जितनी जटिल खाद्य श्रृंखला होगी, जितनी जटिल
खाद्य जाल होगा उतनी ही ज्यादा स्थायित्व होगा उस पारिस्थितिक तंत्र का, उस इकोसिस्टम का, उस पारिस्थितिकी का। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके फूड वेब होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से किसी भी स्पीसीज, प्लांट का हो सके या आपका देखोगे तो जितने भी जीव जंतु का हो सके, उन सबको हम लोग संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो ये फूड वेब है, फूड जाल है, इसकी जटिलता बनी रहे और हमारी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम जो है वो स्थायित्व बना रहे और जो हमारा वर्ल्ड है एक खुशहाल विश्व के रूप में हम लोग जीवन यापन कर सके। इसलिए हम लोग हर एक स्पीसीज को बचाने की कोशिश करते हैं और उसको कंजर्व करते हैं जो विलुप्ति के कगार पर होता है, याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका फूड वेब। अब इसको मैं लिखा देता हूं यहां पर, है ना, लिखना है। कैसे नहीं आ रहा है यार, चलिए देखते हैं। पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखला मिलकर एक बृहद खाद्य जाल का निर्माण करती है। खाद्य जाल मतलब फूड वेब का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें और आपको जानना है, खाद्य जाल जितनी जटिल होगी पारितंत्र उतनी ही स्थायित्व बनता है। ठीक है, इसमें एक और चीज क्या देखें आप लोग, इसमें खाद्य श्रृंखला एक दिशीय होता है, किंतु मार्ग अनेक हो जाते हैं, अनेक मार्ग अवेलेबल हो जाते हैं सबके लिए, किंतु खाद्य श्रृंखला का मार्ग अनेक हो जाते हैं, अनेक होते हैं। क्लियर है, ये आपको जानना है। ठीक ठीक, ये क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव हेतु भोजन का विकल्प अधिक हो जाता है। प्रत्येक जीव हेतु भोजन का विकल्प अधिक। ठीक है, ये आपको जानना था। अब लास्ट हम लोग देखेंगे समस्थैतिकता, याद रख लेना। ठीक है, समस्थैतिकता, होमियोस्टेसिस। चलिए
इसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत बताइए। होम्योस्टेसिस समय समस्थैतिकता क्या होता है भाई? तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो जैविक और अजैविक घटकों के समूह से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट इनबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, ठीक, असंतुलित हो जाते हैं। तो उसी को संतुलित रखना या उसको संतुलित करना क्या कहलाता है? समस्थैतिकता कहलाता है, याद रख लेना। उसी को हम लोग को लिखना है। तो जैविक और अजैविक घटकों में परस्पर क्रिया से, है ना, आपस में एक दूसरे की क्रिया से पारिस्थितिक तंत्र का साम्यावस्था में होना, इकोसिस्टम का साम्यावस्था में होना क्या कहलाएगा? आपका समस्थैतिकता कहलाएगा। बस उसी को लिखिए बस। जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर क्रिया से पारितंत्र का, जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर क्रिया से पारितंत्र का संतुलन बना रहना क्या कहलाएगा? समस्थैतिकता कहलाएगा। बात समझ आई? होम्योस्टेसिस कहलाता है, याद रख लेना है। कुछ और ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं, याद रख लेना। अगर ये असंतुलित होता है तो हमारा पारितंत्र भी असंतुलित होता है। इसमें क्या होगा? देखिए, जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर क्रिया मतलब इसमें जो पोषण स्तर है ना, पोषण स्तर है, तो एक पोषण स्तर प्रभावित, एक पोषण स्तर प्रभावित तो दूसरा पोषण स्तर पर भी इसका प्रभाव दिखेगा, दूसरा पर भी। ओके, इसी कारण जो ट्रॉफिक लेवल है उसको हम लोग बचा के, संतुलित रखने के लिए बचा के रखने की कोशिश करते हैं, उसका कंजर्व करते हैं। बात समझना है। ओके, ये आपको जानना है। एक पोषण स्तर प्रभावित होगा तो दूसरा भी प्रभावित हो जाएगा, ये आपको जानना है। साथ ही साथ इसमें पोषण स्तर के मध्य में संतुलन होना अनिवार्य है। तो इसको हम लोग को किसी भी तरीके से संतुलित रखने का प्रयास करना है। क्या जी? इसको संतुलित करने का प्रयास करना है। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फ्लोरा और फौना है, जीव जंतु और पादप हैं, उन सब की स्पीसीज को, प्रजाति को कंजर्व करके बचाने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रही है? इसी को कहा जाता है समस्थैतिकता। तो अगर इस टर्म को पूछ दे तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेनली पर्यावरण या हमारे इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजी, किसी को भी बोला जाए, क्योंकि कई इकोसिस्टम मिलकर इकोलॉजी बनाते हैं, उसको संतुलित करने का प्रयास करता है। तो संतुलन ही, उन सब में संतुलन ही क्या है? होम्योस्टेसिस है। ये आपको जानना था। ठीक, तो आज का लेक्चर को हम लोग एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्या क्या देखे भाई? देखिए, इसमें हम लोग ये पढ़ चुके, 10% रूल, फूड चेन, फूड वेब और समस्थैतिकता, ये सब पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखे भाई? तो देख लीजिए, हम लोगों ने क्या देखा? तो सबसे पहले एनर्जी फ्लो के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो।
एनर्जी फ्लो के बारे में चर्चा किया। तो एनर्जी फ्लो में हम लोग ऊष्मागतिकी के नियम, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पर देखे हम लोग। उसके प्रथम नियम को देखे। दूसरा नियम, जो हमारा इकोसिस्टम का एनर्जी ट्रांसफर है, ऊर्जा स्थानांतरण है, वो द्वितीय नियम पर आधारित है। याद रख लेना, जिसमें ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो कुछ एनर्जी उसमें खत्म हो जाते हैं और 90% का ह्रास होता है, केवल 10% उसमें ट्रांसफर होते हैं। इस ऊर्जा प्रवाह को बताया किसने? तो लिंडेमान साहब ने बताया, जिसको हम लोगों ने किसके रूप में देखा है? तो ऊर्जा का 10% नियम। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। तो 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो लिंडेमैन ने दिया। ऊर्जा जब एक पोषण स्तर से दूसरा पोषण स्तर, देखिए यहाँ पर एक से दूसरा में जा रहा है तो केवल 10%, दूसरा से तीसरा में जा रहा है तो केवल 10%। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाता है तो केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है, 90% खत्म हो जाता है। इसी को यहाँ पर लिंडेमैन ने बताया। पोषण स्तर जितना ज़्यादा अधिक होगा, ऊर्जा वहाँ उतनी कम हो जाती है। पोषण स्तर जितनी छोटी होगी, आपका ऊर्जा वहाँ सर्वाधिक होगा। ठीक, इसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जितने भी खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव होते हैं वो एक साथ क्या कहलाते हैं? पोषण स्तर कहलाते हैं। अब हम लोग मुख्यतः इसको 4 स्तर पर देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 5 स्तर, कहीं कहीं पर 3, कहीं कहीं 2, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 4 स्तर देखते हैं। ठीक है, ये जो खाद्य श्रृंखला है ये यूनिट डायरेक्शनल में होता है। इस खाद्य श्रृंखला में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रख लेना। इस खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक होते हैं, ठीक है, अपघटक, इन अपघटक को शामिल नहीं किया जाता, याद रख लेना। इसके अलावा जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला, टाइप्स ऑफ फूड चेन, टाइप्स ऑफ खाद्य श्रृंखला के प्रकार देखेंगे तो एक चारण, एक परजीवी और एक अपरदी। चारण में हम लोग इसको जलीय और मैदान दोनों पर देखें। परजीवी में हम लोग वृक्ष के फूड चेन को उदाहरण में लेकर देखा, और अपरदी में हम लोग मृतोपजीवी और मैंग्रोव क्षेत्र को लेकर यहाँ पर समझने की कोशिश किया। इसके बाद देखिए हम लोगों ने बहुत सारे खाद्य श्रृंखला को मिलाकर क्या बना दिया? फूड वेब बना दिया। ठीक है, खाद्य जाल बना दिया। खाद्य जाल जितनी जटिल हो जाती है, जितने ज़्यादा वहाँ पर भोजन के लिए उपलब्धता होगी उसके माध्यम, तो उतने ज़्यादा वो जटिल कहलाएंगे, और साथ ही साथ उसकी स्थायित्व ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा जटिल उतनी ज़्यादा स्थायी, जितने कम जटिल उतनी कम स्थायी, ये आपको जानना था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा समस्थैतिकता, होम्योस्टेसिस। तो जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर क्रिया से पारितंत्र का संतुलन बना रहता है, उसी को समस्थैतिकता बोलते हैं। अगर नहीं बना है तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, याद रख लेना। एक पोषण स्तर प्रभावित होता है तो दूसरे को भी वो प्रभावित करता है, और इसी कारण पोषण स्तर में संतुलन बहुत जरूरी है, और उसी प्रयास को ही हम लोग समस्थैतिकता के रूप में देखते हैं। तो ये होगा आज का लेक्चर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का कंप्लीट समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करना मत भूलिएगा भाई। कमेंट करके बताइए कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। डायरेक्ट कई बार पूछा गया है कि 10% का नियम किसने दिया, 10% का नियम क्या होता है, पोषण स्तर क्या है, समस्थैतिकता क्या है, फूड वेब क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो इन सब को हम लोग को देखना है। आगे जब इसके बाद अगला लेक्चर हमारा रहेगा पिरामिड। पिरामिड का निर्माण कैसे होता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने मिलता है। पिरामिड का निर्माण कैसे होता है, तो इस पिरामिड में ये सब काम आएगा, इसी कारण इन सबको हम लोग देखे हैं। तो अभी इकोसिस्टम के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। और पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है ना, जैव भार का कैसे बनता है, संख्या का पिरामिड कैसे बनता है, जल में कैसे बनता है, समुद्र में कैसे बनता है, जंगल में कैसे बनता है, घास के मैदान में कैसे बनता है, वृक्ष में कैसे बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, क्या क्या उसके ट्रॉफिक लेवल में शामिल होते हैं, इन सब को इसमें कवर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पिरामिड, याद रख लीजिए, है ना। ओके, तो अगला हमारा लेक्चर रहेगा पिरामिड
ठीक, इकोसिस्टम के अंतर्गत। तो आज का कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी करना मत भूलिएगा। नए लोगों तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक, पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं पिरामिड में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।